अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंतखाब हो गया है और एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को, इस वक्त की हुकूमत को। अगरचे ये शिकस्त इन्हें आसानी से हज़म नहीं होगी और ये उसके ख़िलाफ़ मज़ीद अभी कार्रवाइयाँ भी करेंगे, पूरी अपनी जितनी भी ताकत है इस्तेमाल करेंगे और वो क्या क्या हो सकती है अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन बहरहाल अभी तक की खबर तो ये है, आज की हकीकत ये है कि मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। आगे इसके अलावा उनकी जो तकरीर थी उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी उस पर भी बात होगी और फिर लास्टली जो टीएलपी का ऑपरेशन हुआ है, जिस तरह से रात गए और जो वहाँ पे मनाजर हैं वो बड़े तकलीफ दे हैं, उसके हवाले से आपको अपडेट्स भी देते हैं। तो काफ़ी कुछ इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर कल रात गवर्नर साहब ने एक सरप्राइज़ देने की कोशिश की और उन्होंने जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा था उसको वापस भिजवा दिया, एतराज़ लगाकर कि जनाब ये जो इस्तीफ़ा है जो आपने बाद में हैंड रिटन भेजा, वो उस इस्तीफ़े के जो सिग्नेचर हैं वो पहले जो आपने भेजा था इस्तीफ़ा 8 अक्टूबर को उसके साथ मैच नहीं कर रहे। तो उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाकर ना सिर्फ ये कि इस्तीफ़ा वापस भिजवा दिया बल्कि कहा कि 15 अक्टूबर को आप तशरीफ़ लाइएगा गवर्नर हाउस, क्योंकि मैं भी ज़रा शहर से बाहर हूँ, तो उस वक्त आकर जो है इसके ऊपर सॉर्ट आउट कर लेंगे कि आपने ये दस्तखत किए भी हैं या नहीं। तो ये एक मज़हका खेज़ बात है। पहली बात तो ये कि आइन के तहत गवर्नर को ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो ये जांच पड़ताल करने बैठ जाए कि इस्तीफ़ा असली है या नकली है। दूसरी बात ये कि अगर इस्तीफ़े पे साइन का वो ऑलरेडी इतनी दफ़ा कर चुके हैं इजहार और उसकी हर जगह पे वीडियोस भी मौजूद हैं, तो उसके बाद उनके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो कोई शकूक व शुबहात का इजहार करे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने कलंक के टीके कई लगाए हैं, अपने दामन पर जो दाग लगाए हैं, उनमें एक दाग का और इजाफा कर लिया है। इस तरह के हथकंडे आजमा कर अपने गवर्नर के थ्रू और उनसे ये जो इन्होंने लेटर को रिटर्न करवाया है, ये सारा हथकंडा जो था वो सुहेल आफरीदी के इंतखाब को रोकने के लिए था, ये सबको मालूम था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कंधा इस्टेब्लिशमेंट को फराहम किया, ये शर्मनाक अमल था। यानी आज भी आप कह सकते हैं कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी मुस्लिम लीग का जो मैंडेट था वो नहीं माना था, आज भी उसी तरह मैंडेट ना मानने की कोशिश करते हुए ये हरकत की गई है। बहरहाल ये तो तारीख के कूड़ेदान में जाएगी ही, लेकिन एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी ने अपने आप को गंदा ज़रूर किया है और उन्होंने बताया है कि जहाँ पे इस निज़ाम में PMLN को गालियाँ पड़ती हैं तो ये इक्वली उसके हकदार ख़ुद भी हैं, क्योंकि इनके भी कारनामे वैसे ही हैं, हर जुर्म में ये बराबर के शरीक होते हैं। बहरहाल ये जो भी इन्होंने रात गए हरकत की उसको किसी ने कोई खातिर खा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज सुबह 10 बजे जो इजलास बुलाया गया था KP असम्बली का, वो अपने तयशुदा कानून के मुताबिक जो था, टाइम के मुताबिक वो शुरू हुआ और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सबसे पहले तो जो TLP के शोधा और जो ऑपरेशन हुआ है उसके हवाले से उन्होंने इज़हार ताज़ियत किया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसके बाद जो अपोजिशन के लोग हैं उनकी तरफ से कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी पहले वज़ीर आला का तो इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं हुआ, तो एक के होते हुए दूसरा वज़ीर आला कैसे मुंतखब हो सकता है, लिहाजा ये अमल गैर आइनी है और हम जो है इसकी कार्रवाई का बॉयकॉट कर रहे हैं। बहरहाल वो तो उठ के बाहर चले गए, लेकिन जो बाकी PTI के मेंबर्स थे वो अंदर मौजूद रहे और फिर जो वोटिंग का अमल है वो हुआ और उसके नतीजे में 90 वोट हासिल करके सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। और 90 वोट में आप कह सकते हैं कि जी 2 वोट कौन से कम है, तो बाद में बताया जा रहा है कि वो लोग जो है बैरून मुल्क मुकीम थे, इस वजह से फ़िलहाल नहीं आ सके, लेकिन बाकी जितने लोग उनके यहाँ पर मौजूद थे उनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने वोट ना किया हो। तो इस तरह जो PTI को तोड़ने की बात थी कि उनके मेंबर्स को ले लिया जाएगा, इधर उधर उनसे वोट करवा लिए जाएंगे, वो सब बकवास रही। इलेक्शन कमीशन ने भी जो इसमें हिस्सा डाला और 35 अरकान को आज़ाद डिक्लेयर किया, वो सब भी रायगा गया और PTI के लोगों ने कमिटेड होकर, मेंबर्स ने इस बात का सबूत दिया कि वो इमरान खान के साथ कमिटेड हैं और नए वज़ीर आला का जो इंतखाब है उसको उन्होंने अमल में लेकर आए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि स्पीकर जो कौमी ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती, सबसे पहले उन्होंने एक रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि
जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने फिर से अनाउंस कर दिया कि मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और मैं अपने लीडर के कहने पे मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। और उससे पहले उन्होंने ये भी उसमें मेंशन कर दिया कि जो मैंने इस्तीफ़ा 8 अक्टूबर को भिजवाया था, उसकी फिर मैंने उसकी और तौसीक की, दूसरा इस्तीफ़ा भी जो भेजा हाथ से लिख के, तो उसमें मैंने बता दिया था कि वो पहला भी मेरा ही है और इसको मैं दोबारा से भी भेज रहा हूँ अपने हाथ से लिखकर, और आज मैं असेंबली के फ्लोर पे भी बता रहा हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही वादा किया था कि जब मेरा लीडर मुझे कहेगा दोनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा तो मैं कुर्सी का इंतखाब नहीं करूँगा, मैं अपने लीडर से वफा का इंतखाब करूँगा, और वो मैंने किया। तो अली अमीन गंडापुर साहब को आज काफ़ी इसके ऊपर अप्रिसिएशन भी मिली। सारा वक्त जो हॉल था वो इमरान खान के नारों से, सुहेल आफरीदी के नारों से, अली अमीन गंडापुर साहब के नारों से गूंजता रहा। अलग ही किस्म का एक जज्बा और जोश जो था वो देखने में आ रहा था। बहरहाल बाबर सलीम सवाती साहब ने, स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि जी उन्होंने मेरे सामने भी इस बात का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इकरार कर लिया है, तो अब आगे जो सारा अमल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें किसी को कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इदारों से हमें मोहब्बत है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि पार्लियामान चलाने की कोशिश ना करें। तो उसके बाद फिर ये सारा अमल हुआ और फिर 90 वोट लेकर सुहेल आफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अब आता है अगला मरहला, जो कि था बड़ा दो आतशी किस्म का मरहला। यानी सबकी नज़रें इस बात पर थीं कि जो नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है, आखिर वो पहली तकरीर में क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं, उनका लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, उनके ऐलानात, हर एक चीज़ को ज़ाहिर है हर किसी ने मॉनिटर करना था और बड़ी बड़ी जगहों पर मॉनिटर होना था। तो आज सुहेल आफरीदी ने जो पहली ही तकरीर की है वो मुझे कह लेने दीजिए कि बहुत ही जारहाना भी थी, बहुत जानदार भी थी, और उन्होंने उसमें जो मुख्तलिफ जो चीज़ों को टच किया है वो उनकी प्रायोरिटीज़ भी बता रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने ज़ाहिर है सबका थैंक्स वगैरह किया, स्पेशली उन्होंने शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। उसके बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब का भी शुक्रिया अदा किया और फिर उसके बाद जनाब वो शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान जो हैं उनसे वो इश्क करते हैं और वो अगर यहाँ पर उनको मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो मुझे देख रहे हों, कि आपने इससे पहले सियासत देखी है लेकिन अब आप इश्क़े इमरान देखेंगे। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा इमरान खान साहब के लिए। आज वैसे उन्होंने काफ़ी शेर पढ़े अपनी तकरीर में, और उन्होंने कहा कि मैं अब की बार मैं मरूंगा अब जंग में नहीं, अब की बार मैं इश्क़े इमरान में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा अब जंग में, मैं अब की बार इश्क़े इमरान में मारा जाऊंगा। ये उन्होंने आज शेर भी पढ़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम अपने लीडर से इश्क करते हैं, उसका बार बार उन्होंने इजहार किया। और फिर उन्होंने साथ ही अनाउंसमेंट की कि जो अभी तक नहीं हो सका या जिसके नताइज नहीं निकल सके, मैं आज से अपने लीडर की रिहाई के लिए इकदाम शुरू करूँगा। पहला ऐलान ही उन्होंने ये किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनको शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं उनकी मर्जी और उनकी फैमिली की कंसल्टेशन के बगैर, उसके खिलाफ भी हम जाएंगे, पूरा मुल्क जाम करेंगे, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जी जो भी मामलात हैं इमरान खान साहब के साथ डिस्कस करके जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। तो यानी उनकी जो तकरीर का सारा मरकज़ महवर था वो इमरान खान थे। और उसके बाद जो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली यानी बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी उन्होंने ज़रूर जिक्र किया। उसके बाद जो उनका दूसरा अहम नुक्ता था वो ये था कि जो कबायली इलाके हैं उनके ऊपर उन्होंने जो बात की, तो उन्होंने कहा कि सारी उन्होंने उसकी पूरा केस सामने रखा कि किस तरह कबायली इलाकों के साथ ज़्यादती हुई है, फिर मर्जर किया गया कि उनकी तरक्की हो सके, लेकिन फिर उसमें फ़ंड्स नहीं दिए गए। और फिर ऐसा लगता है कि कबायलियों को हमेशा सिर्फ लड़ने मरने के लिए रखा हुआ है, कभी उनको उस तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम तरक्की में आने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब ऐसा तो अपने कबायली इलाकों का उन्होंने खूब मुकदमा लड़ा, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि मेरे नाम के साथ आफरीदी लगा हुआ था। तो फिर इदारों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ऐसे तज़हीक की गई कबायली अवाम की, और ये उन्होंने उसमें मेंशन भी किया। फिर तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात थी जिसका उन्होंने ऐलान किया, वो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अब नहीं होगा, अब कोई ऑपरेशन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने उसके ऊपर सारी वो बात की जो इमरान खान साहब रिपीट करते हैं कि बातचीत से मसले का हल हो। 14,000 ऑपरेशन हुए, उससे क्या नतीजा निकला? आज भी दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के साथ, क्यों ताल्लुकात ख़राब हुए, जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके साथ क्यों बुरा सलूक किया गया। तो ये सारी बातें उन्होंने दोहराई। और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि जो एक्शन इन एड सिविल पावर है, ये वाला जो कानून है, इसको पहले ही काबीना के इजलास में वो ख़त्म करने का जायज़ा लेंगे। यानी कहने का उनका मकसद ये था कि वो कानून जिसके तहत फ़ौज सूबे में बुलाई जा सकती थी, उन्होंने कहा कि इसको हम ख़त्म ही कर देंगे सिरे से। ये बहुत बड़ा ऐलान है और ये बहुत बड़ा एक मुतालबा भी था जो बहुत
دفعہ سوشل میڈیا پر بھی کیا جاتا تھا کہ آخر اس قانون کی موجودگی کی وجہ سے جو فوج ہے اس کو وہاں پہ بلا کے آپریشنز بھی کروائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو ودرا ہونا چاہیے۔ تو آج جی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے واضح پالیسی اعلان دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو پھر باقی آگے تقریر کی، اس میں انہوں نے پھر بہت سی اور باتیں کی، جس میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ وہ اپنے جو معدنیات وغیرہ ہیں ان کے اوپر اس کے پورا تحفظ کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ وہ سولرائزیشن سے لوگوں کے عوام میں بہتری کرنے کی کوشش کریں گے، موٹر ویز بنائیں گے۔ پھر جو عوامی فلاحی منصوبے ان سب کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن جو پہلے 3-4 ان کے اعلانات تھے وہ خاصے گرجدار بھی تھے اور وہ خاصے آئی اوپننگ بھی ہیں، اور یہی وہ اعلانات ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی ان کے انتخاب میں، کیونکہ اسی بات کا ڈر ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ کسی کی نہیں سنتا، اور اس نوجوان نے آج بھی یہ بات کہی کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ میرے پاس گاڑیاں، نہ میرے پاس بنگلے، نہ میرے پاس جائیدادیں ہیں، آج آ کے یہ صرف ایک کرسی ہے اور اس کو میرا لیڈر جب کہے گا یہ لات مار دوں گا، یہ وہاں پڑی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوٹر والی گاڑیاں اور آگے پیچھے سلام کرنے والے لوگ میرا دماغ چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، میں جیسا تھا میں ویسا ہوں اور میں ویسا ہی رہوں گا۔ اور انہوں نے جناب اپنا بھرپور طریقے سے کہا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں اور اب آپ کو صحیح پتہ لگے گا کہ ہم اپنے اہداف کیسے حاصل کریں گے۔ تو آج ایک نئی طرز کی سیاست کا اور نئی طرز کی حکومت کا آغاز ہوا ہے۔ یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس موجودہ رجیم کو سوٹ نہیں کرتی اور ان کو وہ ایز چیلنج لیں گے۔ اس نوجوان وزیر اعلیٰ کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جائیں گی، لیکن آج تک کے لیے یہ کہہ لینے دیجئے کہ جو ایک قبائلی افراد کی طرف سے ایک وزیر اعلیٰ بننا، ایک نوجوان کا وزیر اعلیٰ بننا، ایک غریب آدمی کا وزیر اعلیٰ بننا، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے پاکستان میں۔ اگر دیکھا جائے تو اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ اور پھر یہ کوئی پرچی پہ وزیر اعلیٰ نہیں بنا، یہ اپنے مینڈیٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنا ہے۔ اور دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ملک کی ترقی میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا بن جانا اس نظام کی ایک شکست ہے، اس بات کا ایک اعتراف ہے کہ عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو 3 سال سے ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود عوام کو آپ شکست نہیں دے سکے، اسی لیے آج پھر ایک وزیر اعلیٰ عوام کی طاقت سے موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیدی 804 کا ایک ایک حکم جو ہے وہ کس انداز سے پورے نظام کو تلپٹ کرتا ہے، کس انداز سے پورے نظام کو حیران بھی کرتا ہے اور اس کو پریشان بھی کر دیتا ہے۔ اور آج عمران خان نے جیل سے بیٹھے ہوئے بغیر کوئی حیل و حجت کے آپ دیکھ لیجئے کہ باہر بیٹھے اتنے بڑے طاقتور لوگوں کو شکست دی ہے، ان کی مرضی کے خلاف وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ کیا وہ اس کو اتنی آسانی سے ہضم کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اپوزیشن جماعتوں نے آج پہلی اعلان کر دیا کہ جی ہم اس پورے آئینی عمل کو جو کہ وہ کہتے ہیں غیر آئینی ہے اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اور ویسے تو آج پی ٹی آئی کی جو وکلاء کی ٹیم تھی، بیرسٹر علی ظفر بھی اور جنید اکبر صاحب بھی ویسے وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں موجود رہے کہ اگر کوئی محب وطن شہری اچانک درخواست لے کر آ جائے گا تو فوری طور پر جو قانونی رکاوٹ ہے اس کو دور کی جائے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ اب بعد میں اپوزیشن والوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم اس سارے عمل کو جا کے چیلنج کریں گے۔ تو اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر کسی طرح سٹے دیا جائے، کوئی اس کے اوپر لیا جائے، لیکن ان کا کیس بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسی پاور نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں گورنر کے پاس کہ وہ استعفیٰ ریجیکٹ کر دے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کچھ وقت ضرور لے سکتے ہیں یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ جی واقعی کیا وہ استعفیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا تھا، وہ دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ مجبوراً کسی کو باندھ دے کہ نہیں جی تم نے کرنی وزیر اعلیٰ شپ۔ تو اب اس میں آ کے ظاہر علی امین گنڈا پور صاحب 3 دفعہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں، اگر عدالت میں بھی جا کے کرنی پڑے گی تو وہ وہاں بھی کر دیں گے۔ اس کو تھوڑا لمبا ضرور کھینچا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو کامیابی مل سکتی ہے، اس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سہیل آفریدی کے اوپر کوئی اور کسی مقدمے میں انہیں گرفتاری کروا کے یا ان کی کوئی نااہلی کروا کے ان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جائے اور اس کے لیے تیزی سے کوشش شروع ہو جائے، تو یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ دوسرا ان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ جو بیوروکریسی ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی آسانی سے بات نہیں مانے گی اور ان کے احکامات تو ہوں گے لیکن ان احکامات پر عمل درآمد شاید اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، تو انہیں یہ کیسے اس چیلنج کو وہ نمٹیں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر مزید سختیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔
इस सारे गुस्से का जो निशाना है अल्टीमेटली उनके ऊपर भी उन्हें बनाया जा सकता है। तो अभी बहुत कुछ आप कह सकते हैं गैर यकीनी भी है और गैर वाज़ेह भी है, लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि सुहेल आफरीदी बज़ाहिर लग नहीं रहा है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में हैं। बाकी वक्त बताएगा कि जितनी बातें उन्होंने की हैं वो उस पर किस हद तक अमल करने में कामयाब होते हैं और किस हद तक अमल करवाने में भी कामयाब होते हैं। तो ये जी आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर ज़ाहिर है आगे भी बात होती रहेगी। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट खबर आज जिससे आँख खुली और जिसने बड़ा परेशान किया वो खबर थी तहरीक लब्बैक के ऊपर जो एक कल क्रैकडाउन किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये एक्सपेक्टेड है और उसी तरह हुआ। यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं खानापुरी का उन्हें एक वक्त दिया गया कि जी 3:30 बजे तक आप जगह खाली कर दें वरना यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बज़ाहिर लगता है कि जो साद रिजवी हैं वो इस बात को भांप चुके थे कि इनके इरादे ख़तरनाक हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली ये कहा कि जी आप हमसे मुज़ाकरात कर लें। उनकी कई वीडियोज़ इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें बार बार वो बातचीत और मुज़ाकरात के लिए तैयार नज़र आते हैं। यानी गोया आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक फेस सेविंग चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी 2-4 लोग आकर उनके साथ बातचीत कर लें और फिर जिस तरह वो कहेंगे वो मार्च को मौखर कर देंगे और फिर अपने कारकुनान को समझा लेंगे कि चलें भी ठीक है, हमने वसीतर मफाद में ये कारकुनान को समझा लिया है और मार्च को मौखर कर दिया है। लेकिन उनको ये फेस सेविंग नहीं दी गई, इसलिए वो वहाँ पे फंस के रह गए और उसके बाद फिर एक ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है, जो TLP का अपना तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि जनाब दर्जनों जो कारकुन हैं वो जाँ बहक हुए हैं, इनके बहुत से लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बिल्कुल 26 नवंबर जैसे जो आप कह लें कि मनाजिर थे वो देखने में आ रहे थे वीडियोस के, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस थी। और फिर उसके बाद जो साद रिजवी हैं उनके बारे में भी ये इत्तलात गर्दिश करने लगी कि उनको भी गोलियां लगी हैं, उनके भाई अनस रिजवी को भी गोलियां लगी हैं। अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक ये दोनों भाई जो हैं वो पुलिस की तहवील में, अब वो ठीक है या गोलियां नहीं लगी ये तो अभी कंफर्म नहीं किया पुलिस ने, लेकिन जो वहाँ पे उनके अपने कायदीन मौजूद थे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनको भी गोलियां लगी हैं। ये सारी सूरत हाल और उसके बाद जो ऑपरेशन का जो जगह थी उसको देखना बहुत तकलीफ दह था। सवाल फिर वही है कि अगर कोई शख्स जाने के लिए तैयार था, चलिए आप उनसे इख्तलाफ कर लें कि वो आए क्यों, ठीक है जी। आप ये भी इख्तलाफ कर लें कि जी वो माजी में बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करते रहे, रास्ते बंद करते हैं, एक इंतहा पसंद ज़हनियत रखते हैं, वो सारी बात ठीक, लेकिन किसी को इस तरह मारने का हक तो कोई नहीं दिया जा सकता किसी को। और फिर जब वो शख्स अगर तो लड़ने के लिए रियासत से तैयार हो तो वो एक अलग बात है कि फिर जी आप उनके साथ बरसरे पेकार होते हैं, लेकिन अगर वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है तो फिर उसको मुज़ाकरात करके क्यों एक फेस सेविंग नहीं दी गई, क्यों नहीं इस बात को यकीनी बनाया गया कि कोई खून खराबा ना हो। ये एक वो सवाल है जो हम 2 दिनों से उठा रहे हैं कि हमें भी बहुत एतराज़ात रहे हैं TLP के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर अगर एतराज़ है तो उसको जान से मार दिया जाए। और फिर जो बहुत सारे लोग उनके साथ गए हुए थे वो तो बहुत सारे बेचारे ऐसे बेगुनाह ही होते हैं जो कि आप समझ लें कि उनको आप ब्रेन वॉश कर लेते हैं, उनको आप अपनी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि जी आप बहुत किसी बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं तो आप हमारे साथ हैं, और वो बेचारे ये समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम जा रहे हैं। तो ये अब उनके साथ आप बाद में आकर जो है वो इस तरीके से जुल्म करें, ये बहुत ही तकलीफ दह बात थी। बहुत से लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है कि PMLN और पीपल्स पार्टी और इनके हामी सहाफ़ी बहुत संगदिली के साथ इस पूरे अमल की ना सिर्फ हिमायत कर रहे थे बल्कि कुछ लोग मजाक तक उड़ा रहे थे। बारी बारी सबकी बारी आती है, जब 26 नवंबर आया तो आप लोगों ने मजाक उड़ाया, आज TLP आया, TLP की बारी आई है तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपकी बारी आएगी तो फिर आप देखिएगा कि शायद कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला भी ना बचे। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत ने ये पॉलिसी बना ली है कि एहतजाज किसी भी सूरत किसी भी पर्पज़ के लिए कबूल नहीं है, और अगर कोई भी शख्स एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा तो उससे बातचीत नहीं की जाएगी बल्कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के ज़ोर पर निपटा जाएगा। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। मुझे लगता है कि ये रजीम जो है ये अब बिल्कुल पागल हो चुका है और इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी बना ली है उसके बाद मुझे नहीं मालूम है कि अब हालात किस तरफ जाएंगे। TLP की तरफ से मुजाहरों के लिए कहा गया है, कॉल दी गई है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों पुलिस को जो खुली छूट दी गई है, उसके बाद कोई क्या सड़क पर निकलेगा जब सबको पता है कि आगे से कोई लिहाज नहीं है। तो ये जी इस वक्त की आज तक की कार्रवाई है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।